अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जो कि सेफिज एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमसीक्यू सेक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के एमसीक्यूज को। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पहला एमसीक्यूज है, अ वोल्ट मीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओम एंड इट कैन मेजर अप टू 2 वोल्ट। व्यूअर्स, वोल्ट मीटर में हमें 2 वोल्ट पर 2000 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हम इस 2 वोल्ट को इंक्रीज करवाते हैं अप टू 10 वोल्ट पर, तो हमें सीरीज में कितना रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड होगा, हमें उसको फाइंड करना है। जो सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग फार्मूला। तो इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। ये जो यहाँ पर 2000 है, दिस इज अ इनिशियल रेजिस्टेंस इन वोल्ट मीटर, ठीक है। और ये हम वोल्ट का डिफरेंस लेंगे जो कि 2/10 है। पहले ये 2 वोल्ट और उसके बाद हमने 10 वोल्ट तक इंक्रीज किया इसको। तो व्यूअर्स, ये जो यहाँ पर आर एस है, दिस इज अ शंट रेजिस्टेंस, ठीक है, हम इसको शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हमने जब इसका डिफरेंस लिया तो ये इक्वल आता है 1/5 के। तो जब भी फिजिक्स में ये कंडीशन आती है और मैथमेटिकली में, तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाइंग लेंगे। ठीक है, ये जो 5 है ये इसके साथ मल्टीप्लाई में आता है और ये इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगी। ठीक है, 5 क्रॉस और मल्टीप्लाई बाय 2000 एंड 2 प्लस आर एस और शंट रेजिस्टेंस। सोल्व करते हैं इसको तो हमारे पास आंसर आता है 10,000 जो कि इक्वल है 2000 प्लस आर एस के। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इस शंट रेजिस्टेंस को जब बाहर निकालेंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये 10,000 प्लस सेम ही रहेगा। जब इक्वल के 2000 इस साइड आएंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। तो 10,000 में से हम जब 2000 को माइनस करवाएंगे तो हमारे पास आंसर आता है 8000 ओम्स के। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 8000। जब हम वोल्ट मीटर में 10 वोल्ट इंक्रीज करवाते हैं तो हमें इतना रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक है बस। और सेकंड एमसीक्यू है, इफ अ डायमेट्रिक सब्सटेंस इज ब्रॉट नियर नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अ बार मैग्नेटिक इट इज। इसमें कह रहा है कि हमारे पास डायमैग्नेटिक एक सब्सटेंस है, जब हम इस पोल्स के करीब जाते हैं तो इस बार मैग्नेटिक पर क्या अफेक्ट पड़ता है। कि वो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि ये अट्रैक्ट होगी बाय पोल्स से या फिर वो रिपेल्ड होगी बाय पोल से। और ऑप्शन नंबर सी में रिपेल्ड बाय नॉर्थ पोल एंड अट्रैक्टेड बाय साउथ पोल। ऑप्शन नंबर डी है अट्रैक्टेड बाय नॉर्थ पोल एंड रिपेल्ड बाय साउथ पोल। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जो बार मैग्नेट है इसको पोल्स क्या करेंगे, पीछे रिपेल करते हैं। एमसीक्यू नंबर थर्ड है, अ मूविंग चार्ज विल गेन एनर्जी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ। व्यूअर्स, कह रहा है कि हमारे पास एक मूविंग चार्ज है, ठीक है, तो ये एनर्जी को गेन करा है कौन से एप्लीकेशन पर। मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में पॉइंट बताया कि अगर चार्ज स्टेशनरी है तो वो अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। और जब जब चार्ज मूविंग में होता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों को जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बोथ ऑफ दीज, ठीक है। फोर्थ एमसीक्यू है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पेयर। जो करंट का यूनिट होता है वो एम्पेयर है। इज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू 2 पैरेलल वायर्स। हमारे पास 2 पैरेलल वायर्स हैं जिसमें से अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करके जा रहा है जो कि 1 अपार्ट में। एंड द इंफिनिटी लेंथ विल गिव राइज टू फोर्स बिटवीन देम इक्वल। तो ये किसके इक्वल होगा, जो इसके दरमियान में फोर्स लगता है। तो ये जो एमसीक्यू है दरअसल ये एम्पीरियल लॉ से लिया गया है। तो एम्पीरियल लॉ हमने पढ़ा है म्यू नॉट, ठीक है। म्यू नॉट जो है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है जिसका कांस्टेंट वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁷ न्यूटन पर मीटर के। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। फिफ्थ एमसीक्यू है,
द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाइंस ऑफ फोर्स मैग्नेटिक फील्ड इट इज। हमें मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो इनमें से 3 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट होंगी और एक इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो, मैग्नेटिक इंटेंसिटी is a measure of lines of force passing through unit per L amount normal area। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज कर्व, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो क्लोज कर्व बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है इनसाइड अ मैग्नेटिक इट्स मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स मूव नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेटिक टुवर्ड्स साउथ पोल। ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर कट ईच अदर। तो व्यूअर्स, मैग्नेटिक लाइंस जो होते हैं वो अपने आपको कभी भी कट नहीं करती। ठीक है, इसको भी रंग करें। इनसाइड, इसको थोड़ा सा पेंडिंग में रखते हैं। लाइंस ऑफ फोर्स क्लोज टू कर्व, जब भी लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं वो क्लोज टू कर्व होते हैं। ओके, ये भी नहीं होगा ऑप्शन नंबर, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, चूज नंबर 6, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। और इसमें हमें कह रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करें। ऑप्शन नंबर ए, बोथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस। अमीटर को एंड वोल्ट मीटर को स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी, बोथ अमीटर एंड वोल्ट मीटर हैज लार्ज रेजिस्टेंस। क्या इन दोनों के पास लार्ज रेजिस्टेंस होता है? ऑप्शन नंबर सी, एन अमीटर शुड हैव लार्ज resistance and voltmeter should have small resistance। Option number D, a meter should have small resistance and voltmeter should have large resistance। viewers, हमें पता है जो वोल्टमीटर है ये पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मैक्सिमम करंट। तो अगर इसमें मैक्सिमम करंट होगा तो जाहिर सी बात है इसमें जो रेजिस्टेंस है वो स्मॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में पॉसिबिलिटी है कि ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन और भी देख रहे हैं। बोथ अमीटर शुड वोल्टमीटर लार्ज रेजिस्टेंस। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग है। अमीटर शुड हैव लार्ज। ठीक है, अमीटर क्या लार्ज रेजिस्टेंस रखता है? वोल्टमीटर शुड स्मॉल रेजिस्टेंस। नो, अमीटर शुड हैव स्मॉल रेजिस्टेंस एंड वोल्टमीटर लार्ज रेजिस्टेंस। ऑप्शन नंबर, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। MCQ number 7, a magnet movement of a circular coil carrying current is। एक सर्कुलर कॉइल है और ये मैग्नेट मूवमेंट करंट को कैरी कर रहा है, वो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के साथ। ओके, या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द वायर इन द कॉइल के साथ। ऑप्शन नंबर सी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर लेंथ ऑफ वायर इन द कॉइल। ऑप्शन नंबर डी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर लेंथ ऑफ वायर इन द कॉइल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 8 है, शंट रिक्वायर्स इज एन अमीटर ऑफ रेजिस्टेंस आर टू डिक्रीज इट्स डिफ्लेक्शन फ्रॉम 30 एम्पेयर टू 10 एम्पेयर इज। इसमें यूजर्स कह रहा है कि अमीटर में शंट रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड है जो कि हम डिक्रीज करवा रहे हैं 30 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक। ठीक है, करंट को हम डिक्रीज करवा रहे हैं कितना? 30 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो व्यूअर्स, इसको सोल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स का इक्वल होता है V इक्वल्स टू IR और ये इक्वल होता है RS इनटू शंट के। दिस S इज अ शंट रेजिस्टेंस। तो ऑल्सो कैलकुलेट टोटल करंट। तो टोटल करंट को हम कैलकुलेट करेंगे, I1 इक्वल है I2 प्लस IS के। IS दिस इज अ शंट करंट। सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो इस इक्वेशन में से हमने ये वाली इक्वेशन बना ली इस तरीके से। देखो IS को जब हमने बाहर निकाला तो I2 इंटू R ओवर ये जो S है इसके नीचे आ जाएगा। अब हम क्या करें? अब हम क्या करवा रहे हैं कि इस इक्वेशन को हम IS की जगह पर पुट करवाएंगे, सब्स्टिट्यूट करवाएंगे। तो I1 इक्वल है I2 प्लस IS की जगह पर हमने इस वैल्यू को पुट किया तो हमें मिला I2 इंटू R ओवर शंट। रीअरेंजिंग फॉर शंट, शंट के लिए हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। जब हम शंट को बाहर निकालते हैं
तो ये इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, I2 into R over I1 minus I2। पुट द वैल्यू गेट आंसर। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करवाएंगे। तो हमारे पास जो I2 है वो कितना है, 10 है, जो कि 10 एम्पियर मिला जब हम इसको डिक्रीज करवा रहे हैं। और R, ठीक है, R हमें इसमें कोई भी वैल्यू R का नहीं मिला हुआ। और पहला हमारे पास जो करंट है वो I1 कितना 30 है, ठीक है, और I2 जो है वो 10 है। 10 को R से मल्टीप्लाई करेंगे 10 R आंसर आए, और जब हम 30 में से 10 को माइनस करवाते हैं हमें आंसर मिला 20। तो यहाँ पर एक, ठीक है, और ये 2, तो आंसर आया हमारे पास R over 2। तो भी बस करेक्ट आंसर है हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ओके, MCQ number 9, which of the following particle would experience the largest magnetic force when projected with the same velocity perpendicular to the magnetic field? इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा पार्टिकल हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा अगर हम इसको सेम वेलोसिटी परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट करवाते हैं। तो देखो, प्रोटॉन की जो चार्ज होती है वो प्लस होती है, हम इसको +1 कह सकते हैं। इलेक्ट्रॉन -1 कह सकते हैं। हीलियम जो कि +2 के इक्वल है, और जो लिथियम है ये 3 के इक्वल होता है, +3। तो ये सबसे ज्यादा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। लिथियम हाईएस्ट मैग्नेटिक फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, बिकॉज इट इज लार्जेस्ट चार्ज फ्रॉम अदर पार्टिकल। Question number 10. If in a moving a coil galvanometer current I produce deflection theta, then मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर अगर करंट को प्रोड्यूस कर रहा है तो डिफ्लेक्शन थीटा बन रहा है। तो करंट एंड इस थीटा का क्या रिलेशन होता है? दिस इज अ लाइंस ऑफ सम टेक्स्ट बुक बोर्ड, ठीक है, पेज नंबर 158। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसमें हमने पढ़ा है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द थीटा, इसके साथ ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, द हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट? इसमें कौन सा जो हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो फेट हिस्टेरेसिस ग्रुप है, दिस इज अ हार्ड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्वेश्चन नंबर 12, द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वानोमीटर डिपेंड्स ऑन? गैल्वानोमीटर की सेंसिटिविटी किस पर डिपेंड करती है? ऑप्शन नंबर ए, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल डिफ्लेक्शन, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कॉइल, नन ऑफ दिस। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इस बुक में से ये लाइन ली गई है, जो गैल्वानोमीटर है वो डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पर। क्वेश्चन नंबर 13, अ रेक्टेंगुलर लूप कैरिंग करंट आई इज वेयर अ लॉन्ग वायर also carrying current is shown as figure। इसको फिगराइज भी किया गया है, द लूप विल। कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें करंट है, और इसकी साइड में एक लॉन्ग वायर भी है और उसमें भी करंट जा रहा है, तो लूप क्या बनेगा? देखो, ऑप्शन नंबर ए, रोटेट अबाउट एक्सिस पैरेलल टू वायर। क्या ये एक्स रोटेट पैरेलल टू वायर, एक्सिस रोटेट करेगा पैरेलल टू वायर के साथ? ऑप्शन नंबर बी, मूव टूवर्ड्स वायर। क्या ये वायर की तरफ मूव करके जाएगा? और ऑप्शन नंबर सी, रिमेन स्टेशनरी। क्या ये लूप एक जगह पर फिक्स रहेगा, या फिर मूव अवे फ्रॉम वायर? क्या ये मूव वायर से दूर मूव करके जाएगा? तो बस इसके हमारे पास दो केसेस होते हैं। देखो यहाँ पर, इफ द करंट इन द वायर इन द साइड ऑफ लूप पैरेलल टू द वायर आर इन सेम डायरेक्शन, अगर लूप एंड वो जो वायर है अगर वो पैरेलल होंगे और सेम डायरेक्शन में से करंट मूव करके जाएगा, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक। और दूसरा केस, इफ द करंट आर अपोजिट इन डायरेक्शन दे रिपेल टू ईच अदर। अगर इन दोनों का, लूप एंड वायर का करंट अपोजिट इन डायरेक्शन में होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करती हैं। तो देखो यहाँ पर करंट का, वायर का करंट अपवर्ड डायरेक्शन में और लूप का करंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।
मूव टूवर्ड्स वायर, जो लूप होगा वो ये वायर की तरफ मूव करके जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि अ मीटर गिव फुल डिफ्लेक्शन व्हेन करंट इज 2 एम्पेयर। जब करंट 2 एम्पेयर होगा तो जो अमीटर है वो फुल डिफ्लेक्शन शो करता है। Slaves throw it. The resistance of मीटर is 12। 2 एम्पेयर पर जो रेजिस्टेंस है अमीटर में वो इतना 12 ओम है। अगर इफ द सेम अमीटर इज टू बी यूज्ड, अगर सेम ही अमीटर को यूज करें, इन एम्पेयर्स को हम करंट को हम मैक्सिमम करें 2 एम्पेयर्स, देन द अमीटर मस्ट बी कनेक्टेड विद रेजिस्टेंस। तो अमीटर में कितना रेजिस्टेंस बनेगा, इसको हमें सोल्व करना है। देखो यहाँ पर बाय यूजिंग फार्मूला, इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो शंट रेजिस्टेंस इक्वल है मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट, एंड करंट को माइनस करेंगे फ्रॉम मैक्सिमम करंट से। तो देखो पुटिंग द वैल्यूज इन अबव इक्वेशन, हम इस इक्वेशन में वैल्यू को पुट करेंगे। तो जो रेजिस्टेंस है पहला हमारे पास 12 ओम है, ठीक है, हमने यहाँ पर रखा 12 ओम, और हमारे पास जो करंट है पहला वो 2 ओम है यहाँ पर, ओके। एंड सेकंड में बाद में हम क्या करेंगे 5 ओम कर रहे हैं यहाँ पर, और मैक्सिमम करंट हमारे पास 2। तो 2 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आंसर आएगा, एंड 5 में से 2 को जब माइनस करवाएंगे तो 3 आंसर आएगा। जब हम इसको डिवाइड करवाते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 8 ओम। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में देखो लिखा है, ऑप्शन नंबर है 8 ओम इन सीरीज, 18 ओम इन सीरीज, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग है, और 8 ओम इन पैरेलल, ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग है। तो हमें यहाँ से चॉइस करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 8 ओम इन सीरीज होगा या फिर 8 ओम इन पैरेलल होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 8 ओम इन पैरेलल, क्योंकि अमीटर की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, when magnetic needle is keep non-uniform magnetic field it experience। जब हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी निडल को रखेंगे तो उस पर क्या अफेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए फोर्स एंड टॉर्क अफेक्ट करेगा, ऑप्शन नंबर बी ओनली फोर्स लगेगा उस पर, या फिर ओनली टॉर्क लगता है, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है नीदर फोर्स नॉर टॉर्क, या फिर इनमें से कोई भी इस पर अफेक्ट नहीं करता। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड में निडल लाएंगे तो उस पर फोर्स भी एक्सपीरियंस होगा और निडल जो है वो टर्न करके जाएगी, ओके, जिसको हम टॉर्क कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, a material is placed in magnetic field and is thrown out it, then the material is। अगर हम इस मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लाते हैं तो उस मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, उस मटेरियल को बाहर फेंक देती है, मतलब कि पुश बैक करती है। तो उस मटेरियल को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं, डायमैग्नेटिक कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक कहते हैं और नॉन मैग्नेटिक कहते हैं। तो व्यूअर्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दिस इज अ डायमैग्नेटिक। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूट्रॉन इंटर अ मैग्नेटिक फील्ड बी in a different direction with the same speed v, which of the following statement is true for neutron। इसमें कह रहा है व्यूअर्स कि न्यूट्रॉन को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाते हैं तो डिफरेंट डायरेक्शन से एक ही स्पीड में से, तो इस न्यूट्रॉन पर क्या अफेक्ट पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए नो फोर्स एक्ट ऑन न्यूट्रॉन, क्या न्यूट्रॉन पर कोई भी फोर्स अफेक्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी force is maximum when angle is 90 between magnetic induction and velocity। Force is maximum and when angle is 60 degree between P and V। Option number D force is maximum when angle is 0। तो ऑप्शन नंबर डी तो रॉन्ग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट बिकॉज न्यूट्रॉन पर कोई भी फोर्स अफेक्ट नहीं होगा क्योंकि न्यूट्रॉन इज चार्जलेस। क्वेश्चन नंबर 18, अ वोल्ट मीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20,000 ohm reads is 5 volt। To make it read 20 volt, the extra resistance is required is 0 step।
हमें 5 वोल्ट पर वोल्ट मीटर में 20,000 ओम रेजिस्टेंस मिल रहा है। अगर हम 20 वोल्ट कर दें ओम वोल्ट मीटर में तो हमें एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस कितना रिक्वायर्ड होगी। इसको यहाँ पर 1 मिनट में इसके लाइंस को रिमूव कर दूंगा ताकि ये अच्छे तरीके से एक्सपोज। ओके बस अब देखते हैं यहाँ पर, देखो इसके 3 स्टेप हैं। देखो फर्स्ट स्टेप में कह रहा है फाइंड द वोल्टेज रेशियो। पहले हम वोल्टेज रेशियो फाइंड करेंगे। V2 ओवर V1 इक्वल होता है 20। हमारे पास जो V2 है, तो हमारे पास जो V2 है वो 20 वोल्ट है और पहले वोल्ट V1 5 वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर 5 वोल्ट। तो इसका हम रेशियो फाइंड करेंगे, वो इक्वल है 4 वोल्ट के। सेकेंड स्टेप फाइंड टोटल रेजिस्टेंस। पहले हम टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे, उसके बाद हम एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। तो रेशियो है टोटल रेजिस्टेंस इक्वल है 4 इंटू आर वी। दिस इज, ये जो आर वी है, आर वी वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस है। ठीक है, 4 इंटू हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर की अप्रोक्सीमेटली है 1000 में से 4 इंटू 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 8000 ओम्स के कितना रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस मिली हमें 8000 ओम। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस को। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस इक्वल है टोटल रेजिस्टेंस में से हम माइनस करेंगे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर 8000 ओम। ठीक है, जो कि हमें टोटल रेजिस्टेंस मिली, इनमें से हम 2000 रेजिस्टेंस को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिलता है 6000 रेजिस्टेंस। तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है 6000 ओम एट 20 वोल्ट पर, जो कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इन सीरीज में 6000 ओम रिक्वायर्ड होगा, नॉट अ पैरेलल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है a charge of 1 coulomb is moving in magnetic field 0.5 Tesla magnetic induction with velocity 10 meter per second. The force experienced is। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज करेंगे, जो फोर्स इक्वल होता है Q V इंटू बी के। बी इज अ मैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, बस Q हमें रिक्वायर्ड है इतना 1 कूलम। ठीक है, और वेलोसिटी हमें रिक्वायर्ड 10 मीटर पर सेकंड एंड चार्ज सॉरी मैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड 0.5 टेस्ला। तो वैल्यू पुट करके जब हम मल्टीप्लाई लेंगे तो ये आंसर आएगा 5 न्यूटन के। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, a current carrying coil when a field is suspended with a line is solved। हम कॉइल है जो कि करंट को कैरी कर रहे हैं, जब हम उसको फील्ड सस्पेंड कराएंगे तो वो क्या होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन से पैरेलल होगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। ऑप्शन नंबर सी 8 एंड एंगल 45 द मैग्नेटिक मेरिडियन और एनी ऑफ अबव पोजीशन, ऊपर में से किसी भी पोजीशन पर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, पैरेलल टू द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। इनमें से कौन सा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है। तो व्यूअर्स ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एल्यूमिनियम इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। दिस इज द लाइंस ऑफ सिंटेक्स बुक फॉर कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 22, इफ एन अमीटर इज यूज्ड इन अ प्लेस ऑफ वोल्टमीटर देन वी मस्ट कनेक्ट विद द अमीटर। रूल इसमें कह रहा है कि अगर हम अमीटर को वोल्टमीटर की जगह पर इस्तेमाल करवा रहे हैं तो अमीटर में कितना रेजिस्टेंस बनेगा। पहले हम बात करते हैं वोल्ट मीटर की। वोल्ट मीटर मेजर करता है पोटेंशियल डिफरेंस के, और पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में हमने इसको देखा था। वोल्ट मीटर में हाई करंट होता है और इसमें जो रेजिस्टेंस होती है वो आर स्मॉल होती है, लो होती है। ठीक, तो वोल्ट मीटर में अगर रेजिस्टेंस लो होगी तो अमीटर में इसकी जो रेजिस्टेंस है वो हाई होनी चाहिए। तो अमीटर में हाई रेजिस्टेंस होगी। ऑप्शन नंबर ए देखो, लो रेजिस्टेंस इज ऑप्शन, और बी लो रेजिस्टेंस इन सीरीज। ए ऑप्शन एंड डी ऑप्शन को हम बाय टेक आउट करा रहे हैं और हम चॉइस करते हैं सी एंड बी एंड सी से। देखो हाई रेजिस्टेंस इन पैरेलल होगी, यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज होगी। तो व्यूअर्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हाई रेजिस्टेंस इन सीरीज, क्योंकि हम अमीटर को सीरीज मिरर में इस्तेमाल कराते हैं।
MCQs number 23. If an electron and proton having same momentum enter perpendicular to a magnetic field, then इसमें ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को एक सेम मोमेंटम से परपेंडिकुलरली मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन क्या होगा। देखो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है कि कर्व्ड पाथ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इन द मैग्नेटिक फील्ड इन द सेंस ऑफ रेवोल्यूशन। क्या प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में कर्व्ड बन जाएंगे। दे विल मूव अनडिफ्लेक्टेड, क्या उन पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अनडिफ्लेक्टेड रहेंगे। ऑप्शन नंबर बी तो रॉन्ग है क्योंकि वो डिफ्लेक्टेड शो करेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को अपनी चार्जेस होती हैं। ऑप्शन नंबर सी कर्व्ड पाथ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन द प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर डी द पाथ और प्रोटॉन इज मोर कर्व्ड। तो व्यूअर्स इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि प्रोटॉन हेवियर होता है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन से अप्रोक्सीमेटली 1830 टाइम्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। एंड MCQ number 24. If a current is passed through a spring, then the spring will. अगर हम स्प्रिंग से स्प्रिंग है, ठीक है, हमारे पास एक स्प्रिंग है और स्प्रिंग से करंट को पास करवा रहे हैं तो स्प्रिंग पर क्या इफेक्ट होगा कि स्प्रिंग वो एक्सपांड हो जाएगा या फिर वो कंप्रेस हो जाएगा या उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो रिमेन सेम। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ अबव। देखो तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, क्योंकि अगर स्प्रिंग है इन कॉइल फॉर्म में तो ये एक दूसरे को रिपेल करते हैं। रिपेल होने की वजह से स्प्रिंग जो है वो लार्ज हो जाता है, एक्सपांड हो जाता है। ओके व्यूअर्स, क्वेश्चन नंबर 25. द डिफ्लेक्शन इज मूविंग कॉइल गैल्वानोमीटर फॉल्स फ्रॉम 50 डिवीजन टू 10 डिवीजन। गैल्वानोमीटर की जो डिफ्लेक्शन है वो 50 डिवीजन से 10 डिवीजन तक डिक्रीज हो रही है, फॉल हो रही है। एक when a shunt of 12 ohm और उसकी जो शंट रेजिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली 12 ओम है। द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर कॉइल इज, तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस को हमें मेजर करना है, कैलकुलेट करना है। व्यूअर्स, तो इस प्रॉब्लम को कैलकुलेट करने के लिए हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे जो कि इक्वल है आई जी ओवर आई एस इक्वल होता है आर जी सॉरी आर एस प्लस आर जी ओवर आर जी के। तो जो आई जी है दिस इज अ गैल्वानोमीटर करंट, ये गैल्वानोमीटर का करंट है बिफोर शंट से, और आई एस करंट है शंट का। ठीक है, जो जब हम शंट इस्तेमाल करवा रहे हैं, ठीक है, ये वाला। एंड आर एस दिस इज अ शंट रेजिस्टेंस और आर जी को हमें कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू पुट करेंगे इसका। हमारे पास जो आई जी है वो अप्रोक्सीमेटली 50 डिवीजन है और आई एस अप्रोक्सीमेटली इक्वल है 10 डिवीजन के। और ये आर एस, ठीक है, ये 12 ओम जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में मिला हुआ है पहले से ही। आर जी को हमें कैलकुलेट करना है। देखो तो 5 आर जी इक्वल होता है 12 प्लस आर जी के। ये कहां से आया, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया हमारे पास 5, और ये 5 और इसके बाद हमने इसको यहाँ पर ले गए तो ये बन गया 5 आर जी जो इक्वल है 12 प्लस आर जी के। ओके, अब हम क्या करवा रहे हैं, इस 5 आर जी से माइनस करवा रहे हैं आर जी को, तो हमें आंसर मिला 4 आर जी। एंड हम इस 4 आर जी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 आर जी इक्वल है 12 के। ठीक है, इस 12 के। देन हम क्या कर रहे हैं, ये जो 4 है इससे मल्टीप्लाई आर जी से ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर डिवाइड करेगा, तो इसका आंसर आएगा आर जी इज इक्वल टू 3 ओम के। और जब हम इस 3 ओम को आर एस इट मीन से शंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आंसर मिलता है 36 ओम्स। तो हम कह सकते हैं कि गैल्वानोमीटर के अंदर 36 ओम रेजिस्टेंस कैलकुलेट होगी। और ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है 24 ओम, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 12 ओम, ऑप्शन नंबर सी में 50 ओम एंड ऑप्शन नंबर डी में 48 ओम, जो कि ये यहाँ पर रॉन्ग ऑप्शन है। अगर हम यहाँ पर 4 कैलकुलेट करें, मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके हमें करेक्ट आंसर मिलेगा ऑप्शन नंबर डी। तो दिस एमसीक्यू इज रॉन्ग just according to calculations। दूसरे एमसीक्यू की बात कर रहे हैं, एमसीक्यू नंबर 26। द वेबर एम्पेयर पर मीटर इज इक्वल टू, वेबर एम्पेयर पर मीटर किसके इक्वल होता है। ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है जूल के, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है हेनरी के, ऑप्शन नंबर सी में कह रहा है न्यूटन, ऑप्शन नंबर डी में कह रहा है वाट। तो देखो
रिवर्स में जोल होता है वो इक्वल होता है न्यूटन मीटर के, एंड जो न्यूटन होता है ये इक्वल होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, एंड ऑप्शन नंबर डी वाट ये इक्वल होता है जूल सेकंड के। तो हमें देखना है कि वेबर एम्पियर पर मीटर किसके इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, हेनरी के इक्वल होता है। ठीक है बस आज के लिए इतना ही काफी, और इस सेक्शन को हम कंटिन्यू रखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दें और आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।